ये चित्र में वापस मैं आपको थोड़ा-सा समझाना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहूँगा। भारत देश से ही ये विचार मिस्र, बाबिलोन होकर, वो ग्रीस होकर आखिर में ग्रेट ब्रिटेन पहुँचा। वहाँ पर स्कॉटलैंड करके जो देश में डार्विन की जन्म हुई और वहाँ पर ये बात बहुत ही प्रभावित हुआ। ये विचार जो भारत देश से गया था, उसमें काफ़ी परिवर्तन होकर वहाँ पर पहुँचा और फिर उस बात को डार्विन ने लेकर अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ या उनके जो विचारों के साथ इस सिद्धांत को साबित करने के लिए उसने कोशिश किया अपने किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो ये बात को फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ। एरिस्टमस डार्विन ने पाइथागोरस, प्लेटो और अरिस्टो, मतलब ये 3 महान जो यूनानी सिद्धांतवादी लोग थे, और भी अनेक लोग जो थे उनके समान बहुत प्राचीन दार्शनिकों से अपना विश्व दृष्टि को बनाया। एरिस्टमस डार्विन कौन है? चार्ल्स डार्विन का दादा है। ओके, पाइथागोरस जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से ही जो ग्रीक फिलॉसफी के अंदर इंडियन फिलॉसफी मतलब सर्व ईश्वरवाद का क्रमिक विकास वहां पर पहुंचता है। उसका प्रथम व्यक्ति पाइथागोरस है करके हम जानते हैं। फिर प्लेटो जो सोक्रेटिस का शिष्य था, फिर भी उसका अनेक विचार उसने पाइथागोरस से स्वीकार करता है। और प्लेटो, अरिस्टोटल भी इसी प्रकार व्यक्ति है। अरिस्टोटल प्लेटो का जो शिष्य होने के बावजूद वो पाइथागोरस और पाइथागोरियन जो लोग थे उनके अनुयायियों थे, उनसे अपने शिक्षाओं को पा लिया करके हम जानते हैं। ओके, जीवन के संस्थाग्रमण और जीवन के निरंतर परिवर्तन के विषय में उनके तत्वज्ञान भारत के योगियों से आया है। वो ये बात हम बार-बार ये बता रहे हैं कि भारत देश से ही ये विचार पश्चिम की ओर बढ़ा करके जानते हैं। उनके मार्गदर्शन अर्थात उन योगियों के मार्गदर्शन में 12 साल बीतने के बाद पाइथागोरस ने उन शिक्षाओं को पश्चिम में ले आया करके हम पढ़ते हैं। ओके, फिर तत्व ज्ञान विज्ञान के रूप में बदल दिया गया। तत्व ज्ञान था पहले, बाद में वो विज्ञान का नाम और उसका रूप दिया गया। पैंथीइस्टिक एवोल्यूशन टू नेचुरलिस्टिक एवोल्यूशन, ये भी एक प्रकार का एक प्रगति है जिसे हमें समझना है। भारत देश में रहते समय में वो सर्व ईश्वरवादी क्रम विकास था, पैंथीइस्टिक एवोल्यूशन। परंतु जब वो यूनानी देश में गया, टेल्स करके एक व्यक्ति है, पैंथीइस्टिक एवोल्यूशन से मतलब पिथागोरस का पैंथीइस्टिक सर्व ईश्वरवादी क्रम विकास के विचार से बदलकर प्राकृतिक क्रम विकास में वो उस बात को बदल दिया। सो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो यूनानी देश में हुआ। फिर अभी हम इस बात को पढ़ने जा रहे हैं आज से लेकर डार्विन टू डॉकिंस। ये डार्विन 19वीं शताब्दी का व्यक्ति है और डॉकिंस है 20-21वीं शताब्दी, अभी भी वो जिंदा है। रिचर्ड डॉकिंस अभी भी जिंदा है। वो इस विचार को बहुत बड़े पैमाने में पूरे विश्व में वो फैलाते हैं। ठीक है, डार्विन टू डॉकिंस के बीच में करीब 100 साल बीत गया है। सो ये समय में भी क्या बातें हुई, क्या चीज हुई है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कल ही मैंने आपको बताया डार्विन का एक बहुत ही, डॉकिंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावित एक ऐसा वाक्य है, देयर इज प्रोबेबली नो गॉड, नाउ स्टॉप वरीइंग एंड एंजॉय योर लाइफ। शायद परमेश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, इसलिए चिंता करना छोड़ दो और अपना आनंद से जियो, ऐसा करके वो उनका एक बहुत ही फेमस स्लोगन है। और कल मैंने आपको एक परिचय भी दे दिया कि रिचर्ड डॉकिंस ने अपने बेटी जूलियट को, उन्होंने जब 10 साल की जब थी, उन्होंने एक पत्र लिखा था। रिचर्ड डॉकिंस ने प्रकृति के बारे में कहा, हमारे ज्ञान को वैज्ञानिक और धार्मिक मान्यताओं की तुलना करते हुए अपनी बेटी जूलियट को एक पत्र लिखा। उस समय वो बेटी जो थी वो 10 साल की थी। तो 10 साल की एक बच्ची को कौन से प्रकार की विचार से, कौन से सिद्धांतों को उसको दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। कल हमने कुछ बातें बताया, आज उसको हम
पूर्ण रीति से उसको जानेंगे। वो इस तरह से बोलते हैं, टू माई डियरेस्ट डॉटर, नाउ दैट यू आर 10, आई वांट टू राइट टू यू अबाउट समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू मी। आप 10 साल हो गए आपका, मेरे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है जो मैं आपके लिए लिखना चाहता हूँ। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वी नो द थिंग्स दैट वी नो? हम जो भी जानते हैं वो कैसे जानते हैं, इसके बारे में कभी आप सोचा है क्या? हाउ डू वी नो फॉर इंस्टेंस दैट द स्टार्स विच लुक लाइक tiny pinpricks in the sky or really huge balls of fire like the sun and are very far away? जैसा कि आप तारागणों को देखते समय आपको ऐसा लगता है कि वो टाचनी की जो सिर है उतने छोटे छोटे दिख रहा है वो आसमान में, परंतु असल में वो इतने छोटे नहीं है, वो बहुत बड़े हैं और बहुत दूर है, और वो तो एक आग का गोला है। जैसा कि सूरज भी वैसा एक आग का गोला है। एंड हाउ डू वी नो दैट द अर्थ इज अ स्मॉलर बॉल whirling around one of the stars, the sun? हमें कैसे पता है कि ये पृथ्वी जो उस सूरज इस बड़ा ज्वाला है, एक बहुत बड़ा गोला है, उसके बाजू में या उसके चारों तरफ वो चक्कर काट रहा है, ये हमें कैसे पता है? ऐसा प्रश्नों को पहले वो पूछते हैं और प्रश्न की जवाब वो खुद ही देते हैं। वो क्या बोलते हैं? The answer to these questions is evidence. असल में ये सारा जो प्रश्नों के लिए जवाब जो रहता है, उत्तर जो रहती है, वो सबूत है कि असल में ये सारी चीजें वो वैसा ही है, सबूत है करके वो कह रहे हैं। और आगे भी बहुत सारी बातें बताते हैं, मैं महत्वपूर्ण चीज उसमें से बता रहा हूं। समटाइम्स एविडेंस मीन्स एक्चुअली सीइंग और हियरिंग, फीलिंग और स्मेलिंग दैट समथिंग इज ट्रू। मतलब असल में सबूत ऐसा होता है कि जो असल में अपने आंखों से देखना, सुनना, सूंघना, महसूस करना, इन सारी बातों को हम करके उस बात को सही है करके समझ लेते हैं। तो एस्ट्रोनॉट्स मतलब जो अंतरिक्ष में जाने वाले जो विज्ञानी लोग हैं, उनका ऐसा अनुभवों के बारे में अपने बेटी को लिख रहे हैं। एस्ट्रोनॉट्स हैव ट्रैवल्ड फार इनफ फ्रॉम द अर्थ टू सी विद देयर ओन आईज दैट इट इज राउंड। मतलब पृथ्वी से वो कई दूर चले गए हैं और वहां से बाहर से उन्होंने जब देखा, अंतरिक्ष से जब देखा पृथ्वी एक गोला है, मतलब वो राउंड है करके उनको पता चला जब उन्होंने देखा है। Sometimes our eyes need help. कभी कभी हमारे आंखों के लिए एक मदद की आवश्यकता है। The evening star looks like a bright twinkle in the sky, but with a telescope you can see that it is a beautiful ball, the planet we call Venus. मतलब जो शाम में पहला जो तारा निकलता है या दिखता है हमारी आंखों में, वो तो एक तारागण के रूप में हमको दिखता है, परंतु असल में एक दूरबीन से जब देखेंगे आपको बहुत ही क्लियरली, साफ तरीके से समझ में आता है कि वो एक ग्रह है और जो उसको वीनस कहते हैं करके वो बोल रहे हैं। समथिंग दैट यू लर्न बाय डायरेक्ट सीइंग और हियरिंग और फीलिंग इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। मतलब पहले उन्होंने बताया कि सबूत, एविडेंस चाहिए, जो भी चीज सच है उसके लिए हमारे पास में सबूत की आवश्यकता है। दूसरा वो बोल रहे हैं कि अब ये जो एविडेंस जो रहता है, सबूत जो रहता है, उसको कई बार हम देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसको अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करके कह रहे हैं। ओके, साइंटिस्ट जो स्पेशलिस्ट है, क्योंकि सारी बातें हमको समझ में नहीं आती है, तो ये क्या करते हैं? इन डिस्कवरिंग व्हाट इज ट्रू अबाउट द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स ऑफन वर्क लाइक डिटेक्टिव्स। मतलब एक जासूस करने वाले, खोज करने वाले, एक सीआईडी के समान, डिटेक्टिव के समान वो लोग काम करते हैं। एंड दे मेक अ गेस, वो कई बार एक अंदाजा लगाते हैं, एक ऐसा सोच लेते हैं कि शायद ये ऐसा हो सकता है। जैसा कि आप लोग सीरियल्स में जो बताया जाता है या मूवीज में बताया जाता है कि एक डिटेक्टिव क्या करता है कि शायद उसके सामने एक मर्डर होगा या एक व्यक्ति का लाश पड़ा होगा, तो वो क्या करता है? एक हाइपोथेसिस को क्रिएट करता है। उसी को हम हिंदी में परिकल्पना करके कहते हैं। अबाउट व्हाट माइट बी ट्रू, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि शायद ये सच हो सकता है, गलत भी हो सकता है, परंतु उनके मन में ये विचार है कि उनके विचार के अनुसार ये सही हो सकता है, ये घटना इसी रीति से हुआ होगा। Then they say to themselves, if that were really true, we ought to see so and so. This is called a prediction.
मतलब यदि ये बात सही है या ये जो प्रीमाइस हम जो तैयार कर रहे हैं, जो घटनाएं हम देख रहे हैं कि इस तरह से हुआ है, तो फिर वो पहले से ये फैसला भी ले लेते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि भविष्य में शायद इसका अर्थ यही होगा। तो ये उदाहरण उसने अपने बेटी को दे रहे हैं। तो 4 चीज मैंने कल आपको बताया, जो अपन उनके ही शब्दों में से उसकी जवाब देना है, जो हमारा 5वां प्रश्न है। इसकी जवाब मतलब इसकी उत्तर हम कैसे दें? डार्विनवाद या नियो डार्विनवाद, उसके संबंधित अनेक जो तत्व ज्ञान है, उसके लिए सही प्रकार की उत्तर हमें कैसे देना है? क्योंकि कई बार लोग साइंटिफिक बोलेंगे, थोड़ी देर के बाद में वो तत्व ज्ञान पर आ जाएंगे, इस तरह से जुलते रहेंगे। तो हमारे माइंड, हमारा मन सीधे रीति से सोचने के लिए पहले हम उसमें एक अनुशासन को लाना है। वी हैव टू डेवलप अ डिसिप्लिन इन ऑब्जर्विंग, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज साइंटिफिक थियरी एंड व्हाट इज फिलॉसफी। तो ये 4 शब्दों को याद रखिएगा, एविडेंस सबूत, ऑब्जर्वेशन अवलोकन, हाइपोथेसिस परिकल्पना, प्रेडिक्शन भविष्यवाणी। ओके, तो और भी वो कह रहे हैं उस लेटर में और भी बातें हैं। The way scientists use evidence to learn about the world is much cleverer and more complicated than I say in a short letter. But now I want to move on from evidence, which is a good reason for believing something, and warn you against 3 bad reasons for believing anything. They are called tradition, authority, and revelation. जिस तरह से वैज्ञानिक दुनिया के बारे में जानने के लिए सबूत का इस्तेमाल करते हैं, इसे चोटी मतलब ये जो शॉर्ट लेटर है, चोटी पत्र में कह नहीं सकता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्ञानपूर्ण और अधिक जटिल है। मैं तुमको मतलब वो बातों को कहने के बाद कह रहे हैं, मैं तुमको किसी भी बात पर विश्वास करने के 3 बुरे कारणों के प्रति चेतावनी देना चाहता हूं। वो खुद ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पहले उन्होंने बता दिया एविडेंस बहुत अच्छा है, कोई भी चीज के लिए हमारे पास में एविडेंस जब रहता है, सबूत रहती है, उस पर अपन विश्वास कर सकते हैं, वो अच्छी चीज है करके कह दिया। परंतु वो अपनी बेटी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी चीज को तो बता दिया, अभी बुरी चीजों को भी बताऊंगा, 3 बुरे कारणों को बताऊंगा करके बोल रहे हैं। वो 3 बुरे कारण कौन सा है? वो परंपरा है, ट्रेडिशन। दूसरा है अधिकार या प्राधिकरण, अथॉरिटी। तीसरा है प्रकाशन, रेवलेशन। उसको वो 3 ऐसा चीजों को, ये 3 बुरे कारण करके वो बताते हैं। मतलब किसी भी बात पर विश्वास करना, किसी भी बात पर बिना सोचे समझे, बिना सबूत विश्वास करना, तो उसको इन 3 कारण के द्वारा हम विश्वास करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, सबूत के आधार पर विश्वास रखना, फेथ बेस्ड ऑन एविडेंस। दूसरा है फेथ या बिलीफ बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, अथॉरिटी और रेवलेशन। वो खुद ही उसको समझा रहे हैं। ये 3 शब्द याद रखें, परंपरा, अधिकार और प्रकाशन। I want to ask where their beliefs come from. ये बहुत सारी बातें वो समझाते हैं उस छोटी बच्ची को कि जब छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होते हैं और मैं उनसे पूछता हूं कि ये जो काम आप कर रहे हैं, ये जो भाषा आप बोल रहे हैं, ये विश्वास आपके अंदर है, ये फलाने जगह पे जाकर प्रार्थना करते हैं या आप कोई रीति रिवाज करते हैं, ये विचार या यह कृति आपको कहाँ से आया है, ये विश्वास आपको कहाँ से आया है? उसके लिए जवाब दे रहे, they came from tradition. Tradition means beliefs handed down from grandparent to parent to child and so on, or from books handed over through centuries. रिचर्ड डॉकिंस कह रहे हैं अपने बेटी को, ये परंपरा के द्वारा हमारे पास में पहुंचता है। मैं बस उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी मान्यताएं कहां से आई है? जवाब दे रहे हैं, वे परंपरा से आए। परंपरा कैसे प्रकार की परंपरा है? अपने बाप दादाओं से, अर्थात हमारे दादा दादी, नाना नानी, ऐसे परिवारों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा, या हमारे पास में जो प्राचीन किताब, धार्मिक किताब या सैद्धांतिक किताब जो दिया जाता है, उन किताबों के द्वारा हमको ये बातें पहुंच जाती है जो पीढ़ियों से पहले लोग मानते हुए आए। Traditional beliefs often start from almost nothing. Perhaps somebody just makes them up originally, like the stories about Thor and Zeus. But after they had been handed down over some centuries, the mere fact that they are so old makes them seem special.
People believe things simply because people have believed the same thing over centuries. That is tradition. अभी ये परंपरा के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं. उदाहरण कैसे दे रहे हैं? कभी कभी ये पारंपरिक जो विचार या विश्वास जो रहता है, कई बार असल में कोई असल घटना या सबूत उसके लिए कुछ नहीं रहता, ऐतिहासिक सबूत नहीं रहता, ऐतिहासिक घटना नहीं रहती है, फिर भी किसी ने एक कहानी के रूप में बना दिया कई पीढ़ियों के पहले, कई हजार साल पहले, जैसा कि वो यूनानी देवताओं के बारे में का अनेक जो कहानियां हैं, जैसे तौर है, अभी के जो बच्चों में जो लोग आप एवेंजर्स इस प्रकार का जो मूवीज देखते हैं, वहां पे जो कैरेक्टर्स आता है तौर और जीएस, इस प्रकार बहुत सारे ऐसा कैरेक्टर आते हैं, ग्रीक मिथोलॉजी का, यूनानी काल्पनिक कथाओं में से निकाला गया स्टोरीज है या कैरेक्टर है. तो ये कह रहे हैं ऐसा ही किसी ने बहुत प्राचीन समय में ये तौर जीस के समान बहुत सारे देवी देवताएं या महान लोग व्यक्तियों के बारे में कहानी लिख दिया, और ये कहानी को क्या किया गया, कई साल में उसको हर पीढ़ी के लिए देते हुए आ रहे हैं, उसको सिखाते हुए आ रहे हैं, कहानियों के रूप में, कथा के रूप में, गीतों के रूप में, क्लासिकल लिटरेचर में, साहित्यों में. ये बातें जब होते आता है और जब बहुत पुराना और प्राचीन रहती है, लोगों को लगने लगता है कि ये बहुत विशेष है. और पीपल जो लोग जो रहते हैं वो इसलिए विश्वास करते हैं कि पीढ़ियों से लोग उसको करते हुए आ रहे हैं, वो चाहे रीति रिवाज हो या कोई सैद्धांतिक बात हो, पीढ़ियों से लोग विश्वास कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए सच होना चाहिए. तो वो कह रहे हैं कि इसी को परंपरा कहते हैं. The trouble with tradition is that no matter how long a story was made up, it is still exactly as true or untrue as the original story was. If you make up a story that isn't true, handing it down over any number of centuries doesn't make it any truer. वो क्या कह रहे हैं कि आपने एक झूठ कहानी बता दिया और फिर उस झूठ कहानी को आरंभ से लेकर बार बार आप बोलते जा रहे हैं, और उस स्टोरी को कईयों बार, कई पीढ़ी तक बोलने के बावजूद वो कहानी जो झूठ करके आपने आरंभ किया वो झूठ ही रहेगा, वो कभी सच नहीं हो सकता. तो यहां पर उनका एक लॉजिक में एक बहुत बड़ा गलती है. देयर इज अ फैलेसी इन हिज आर्ग्यूमेंट. यदि आप इसको समझ सक रहे तो आने वाले समयों में मैं तो उसको बताऊंगा, परंतु आप उसकी फैलेसी मतलब उसकी गलत सोच को समझ सक रहे हैं क्या, उसको मैं आपके सामने एक प्रश्न के रूप में रखता हूं ये 2-4 वाक्य में, और वो समझा दे रहे हैं. उनका बैकग्राउंड यहाँ पे क्लियरली समझ में आता है कि वो क्या कह रहे हैं. देखिए, मोस्ट पीपल इन इंग्लैंड हैव बीन बैप्टाइज्ड इनटू द चर्च ऑफ इंग्लैंड, बट दिस इज only one of the many branches of the Christian religion. There are other branches such as the Russian Orthodox, the Roman Catholic and the Methodist churches. They all believe in different things. Again, यहाँ पर वो कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स को बता रहे हैं, जैसे कि बोल रहे हैं कि इंग्लैंड देश में अधिकतर लोग जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड के द्वारा बपतिस्मा पाए हुए हैं, परंतु वो चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड देश की कलीसिया मसीहत की, ईसाईयत की बहुत सारे जो ब्रांचेस है, शाखाएं हैं, उसमें का केवल एक है. और वो बता रहे हैं कि और भी अन्य शाखाएं हैं, अन्य प्रकार की डिनोमिनेशंस हैं, जैसा कि रशियन ऑर्थोडॉक्स, रोमन कैथोलिक, मेथोडिस्ट, इस प्रकार अनेक जो उनमें विभाजन है, और सब लोग अपने अपने कलीसिया में भिन्न भिन्न चीजों पर विश्वास रखते हैं. तो यहाँ पर वो क्लियर नहीं है, साफ तौर से नहीं बोल रहे हैं कि चाहे वो चर्च ऑफ इंग्लैंड हो, रशियन ऑर्थोडॉक्स हो, रोमन कैथोलिक हो या मेथोडिस्ट हो, उनका जो केंद्र विचार कौन सी जगह में वो सही है, सरल है, एक समान है, और कहां पर वो विचलित है, ये बात को नहीं बता रहे. 10 साल की बच्चे को बता रही है, आप बता रहे हैं, आप देख लीजिए, इसको याद रखिएगा. ओनली ए 10-year-old किड. मतलब यहां पर एक ब्रिलियंट फिलोसोफर को यह नहीं बताया जा रहा, ये जवान व्यक्ति को जो बहुत प्रश्न पूछता है, अरे चर्च ऑफ इंग्लैंड का सिद्धांत क्या है, रशियन ऑर्थोडॉक्स का क्या है, रोमन कैथोलिक का क्या है, मेथोडिस्ट लोगों का क्या है, इनका बाइबल अलग है क्या, इनका जीसस अलग है, यीशु अलग है क्या, इनका परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर अलग है क्या. इसमें से जो भी बताया गया है, इन सभी लोगों के ऑलमोस्ट पवित्र शास्त्र एक समान है, कुछ कम ज्यादा हो सकता है, और उनके विश्वास
त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास एक समान है, यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है वो भी एक समान है, और बहुत सारी चीजें एक समान है। परंतु जहां पर उनकी कमियां हैं या जो फर्क है, सोच में परिवर्तन है, वो बात को यहां नहीं बताते हुए वो सरल सरल ये बोल दिया कि ये लोग सब पारंपरिक रीति से इस बात को मान रहे हैं। ठीक है, और भी उदाहरण दे रहे हैं। The Jewish religion and the Muslim religion are a bit more different still, and there are different kinds of Jews and of Muslims. People who believe even slightly different things from each other often go to war over their disagreements. So you might think that they might have some pretty good reasons, evidence for believing what they believe, but actually their different beliefs are entirely due to their different traditions. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ईसाईयत में तो इतने प्रकार है, उसी प्रकार यहूदी धर्म में भी बहुत प्रकार है, इस्लाम में, मुसलमान धर्मों में बहुत प्रकार है। और जब लोग थोड़ा बहुत उनमें कुछ बातों में समझौता नहीं है, समझ नहीं है, वो छोटे छोटे चीजों के लिए वो एक दूसरे से लड़ने जाते हैं। यहाँ पर उसने बहुत बड़ा ऐतिहासिक गलती को अपनी बेटी को कह दिया। मतलब वो ऐसा एक, ये भी एक फैलेसी है, मतलब एक गलत सोच है, उसको भी आप समझने की कोशिश करिएगा। ओके, क्योंकि इसको हम पार्ट बाय पार्ट निकाल कर उसको जवाब देंगे। ये तो बहुत प्राचीन लेटर है, बहुत पुराना लेटर है, फिर भी हम इसके ऊपर उसका विचार को समझ सकते हैं। तो उनका असल कारण ये है, वो बोल रहे हैं ये क्यों ऐसे बिहेव करते हैं। तुम्हें लगता है कि उनके पास सबूत है, उनके पास असल सबूत है, रियल ट्रूथ है, इसलिए उन तथ्यों के आधार पर वो लड़ने जा रहे हैं, ऐसा वो कृति कर रहे हैं। परंतु वो असल में वो नहीं है, उनका बिलीफ उनके ट्रेडिशन के ऊपर है, उनका परंपरा के ऊपर आधारित है करके कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में विभिन्न परंपराओं के कारण उनकी मान्यताएं पूरी तरह से अलग अलग है। ओके, अभी वे एक और विषय के बारे में बता रहे हैं, अथॉरिटी के बारे में बता रहे हैं, मतलब प्राधिकारण या अधिकारण। Authority as a reason for believing something means believing it because you're told to believe it by somebody important. किसी ने बहुत विशेष व्यक्ति है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जैसा उन्होंने खुद उदाहरण दे रहे। इन द रोमन कैथोलिक चर्च द पोप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड पीपल बिलीव ही मस्ट बी राइट जस्ट बिकॉज ही इज द पोप। ये रिचर्ड डॉकिंस पहला व्यक्ति नहीं है। मार्टिन लूथर 17वीं शताब्दी में उसके विरोध उन्होंने अपना आंदोलन को किया था, और उसके पहले भी लोग किए, उसके बाद में भी किए। वो सब चर्च छोड़ के नहीं गए, यीशु मसीह को त्याग करने गए, परंतु उन्होंने कलीसिया के अंदर की गलती को, उस गलत जो व्याख्यान को उन्होंने खंडन किया था। तो ये बात देखिए कितना मैनिपुलेटिव शब्द इस्तेमाल करता है। प्राधिकारण किसी चीज पर विश्वास करने के कारण, इसका मतलब है आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा कहा जाता है कि ये विश्वास करना है, ये विश्वास योग्य है, ये विश्वास करने की बात है। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसा कि पोप है, वो बोल दिया तो आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, पोप है, वो बहुत बड़ा धर्म गुरु है, उन्होंने बोल दिया मुझे मानना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं कि अधिकार। थर्ड काइंड ऑफ बैड रीजन, तीसरा जो गुण है, जो बुरी कारण है, वो कहते हैं कि रेवलेशन। उसके लिए कैसे, उसका उदाहरण दे रहे हैं या समझा दे रहे हैं। देखिए, when religious people just have a feeling inside themselves that something must be true, even though there is no evidence that it is true, they call their feeling revelation. थोड़ा ध्यान दीजिएगा कितना भयानक झूठ उस छोटे दिमाग में वो बीज के रूप में बो रहे हैं। किसी भी चीज पर विश्वास करने का तीसरे प्रकार के बुरे कारण को प्रकाशन किया जाता है। जब धार्मिक लोग बस अपने अंदर एक भावना रखते हैं कि कुछ सच है, जब इसके लिए कोई सबूत नहीं है, तो वे अपने भावनाओं को प्रकाशन कह देते हैं। मतलब आपको समझ में आया होगा कि धार्मिक लोग, जो धर्म के पीछे चलने वाले, धर्म में रहने वाले लोग, अपने अंदर की भावनाओं को बिना सबूत जब लोगों के सामने पेश करते हैं और सच करके उसको तथ्य के रूप में उसको पेश करते हैं, उसका नाम प्रकाशन करके दिया जाता है। What can we do about all this? It is not easy for you to do anything because you're only 10, but you could try this. Next time somebody tells you something that sounds important, think to yourself, is this the kind of thing that people probably know because of evidence? Or is it the kind of thing that people only believe because of tradition, authority, or revelation? And next time somebody tells you that something is true, why not say to them, what kind of evidence is there for that? And if they can't give you a good answer, I hope you will think very carefully before you believe a word they say
योर लविंग डैडी। उन्होंने क्या बोलता है इसके बारे में अपन क्या कर सकते हैं, तुम तो सिर्फ 10 साल की इसलिए तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, परंतु एक काम कर सकते हैं, अगले बार जब कोई व्यक्ति तुझे कहता है बहुत महत्वपूर्ण है, तब तुम्हें यह प्रश्न को उन्हें पूछना है, इसके लिए आपके पास क्या सबूत है। यदि वो सबूत पेश नहीं कर पाते हैं तो आप बहुत ही गंभीरता से अपने सोच और निर्णय को रखना। ठीक है, ये प्रश्न हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस इज देयर फॉर दैट? उनके विश्वास के लिए उनके पास में किस तरह का, किस प्रकार का सबूत है। ये रिचर्ड डॉकिंस के बारे में भी मैं पूरा आपको बताऊंगा आने वाले समयों में। आपको छोटा सा संक्षिप्त में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। ब्रिटिश एथिस्ट रिचर्ड डॉकिंस wrote in his collection of essays, A Devil's Chaplain, published in 2003, that as a scientist he is a Darwinist. डार्विन कौन है करके मैंने आपको बता दिया कि वो एक फिलोसोफर है, वो शायद वैज्ञानिक और एक डॉक्टर के रूप में, एक वैद्य के रूप में अपने आप को पहचान को दिया, परंतु असल में उसने एक फिलॉसफी को लेकर उसका एक साइंटिफिक गार्ब, उसका एक वस्त्र पहनाकर पेश किया। ये बात मैंने आपको सबूत दे दिया। ब्रिटिश नास्तिक रिचर्ड डॉकिंस ने 2003 में प्रकाशित निबंध ये डेविल्स चैपलिन करके उनका जो कलेक्शन ऑफ एसेज है उसमें लिखा था कि एक वैज्ञानिक के रूप में वो एक डार्विनवादी है। और कुछ बातें हमें समझना है। ये डार्विनिज्म डार्विन खुद बनाया नहीं, अंग्रेजी जीव विज्ञानी थॉमस हेनरी हेक्सले ने अप्रैल 1860 में डार्विनवाद शब्द को गढ़ा था। इसका उपयोग सामान्य रूप से विकासवादी अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए किया था, जिसमें अंग्रेजी दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रकाशित पहले की अवधारणाएं भी शामिल थी। रॉबर्ट स्पेंसर का इंग्लिश फिलोसोफर था, वो भी इसके साथ में मिल गया, इस विकासवाद के साथ में वो विचार भी मिल गया। सो डार्विनिज्म बेसिकली साइंटिफिक थियरी करके जो सोचते हैं वो बहुत बड़ी मूर्खता है। डार्विनिज्म इज नॉट अ साइंटिफिक थियरी, वो एक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है। उस समय डार्विनवाद की कई समर्थकों में हेक्सली सहित प्राकृतिक चयन के महत्व के बारे में संदेह था, और डार्विन ने खुद इस बात का श्रेय दिया कि जिसे बाद में लैमार्किज्म कहा गया है। मतलब लैमार्क करके एक व्यक्ति था, उसके सोच को जब डार्विन ने इस्तेमाल किया, उसके मन में संदेह था, शायद मैं जो बोल रहा हूं ये शायद सही नहीं हो सकता है। तो ये बहुत सारे डार्विन को मानने वाले डार्विनवादी लोग थे, ये इस बात के लिए वो डार्विन जैसा सोच रहा था, उनका भी सोच वैसा था कि ये संभव है क्या, ये संभव हो सकता, क्योंकि उनके पास में कोई भी सबूत नहीं था। डार्विन ने कोई सबूत नहीं दिया, वो सिर्फ डोमेस्टिक सिलेक्शन के लिए उसने, जैसे कि गाय, बैल, कुत्ते, बिल्ली, जो ऐसे जानवरों की उदाहरण दे पाया था, उसके पास कोई दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का कोई भी उदाहरण उसके पास उस समय नहीं था। ओके, डार्विनवाद क्या है? चार्ल्स डार्विन द्वारा स्थापित जैविक परिवर्तन के स्पष्टीकरण के रूप में विकास तंत्र का सिद्धांत, थियरी ऑफ एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म, propounded by Charles Darwin as an explanation of organic change। यह डार्विन के विशिष्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है कि विकास मुख्य रूप में प्राकृतिक चयन द्वारा संचालित है, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ये विकास। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा, उसके पास एक भी सबूत नहीं था। डार्विन का जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, कौन से विषय को बताता डार्विन द्वारा परिभाषित प्रकृति चयन द्वारा विकास के मूल सिद्धांत क्या क्या है, संक्षिप्त में देख लेंगे। मोर इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ईच जनरेशन देन दैट व्हिच कैन सर्वाइव। प्रत्येक पीढ़ी में जो जीवित रह सकते हैं उससे अधिक उत्पन्न होते हैं। नंबर 2, phenotypic variation exists among individuals and the variation is heritable। प्रतिरूपी, phenotypic करके कहते हैं, भिन्नता व्यक्तियों के बीच मौजूद है और वो भिन्नता आनुवंशिक है। मतलब आनुवंशिक का अर्थ हमें मालूम है कि हमारे माता पिता से वो गुण हमारे पास में पहुंचता है। Those individuals with heritable traits better suited to the environment will survive। उन व्यक्तियों के साथ जिनमें श्रेष्ठ गुण है, जो वातावरण के लिए बेहतर अनुकूल है, जीवित बचेगा। When reproductive isolation occurs,
न्यू स्पीशीज विल फॉर्म। जब प्रजनन अलग होता है तो नए प्रजातियां बनेगी। ये उसका महत्वपूर्ण 4 सिद्धांत है। आप डार्विनवाद को निचोड़ेंगे, आपको ये 4 बातें मिलती है। सो इसका मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो वाक्य को आपके सामने रख रहा हूं। क्रिएशन विदाउट अ क्रिएटर। क्रिएशन जानबूझ के रखा हूं क्योंकि वो अस्तित्वता के बारे में बातचीत करते समय वो कभी ना कभी सृष्टि किया गया, जैसा कि आप ब्राह्मणवाद या जो भारत देश के भारतीय योगियों के विचारों से लेकर उन यूनानी के जो नेचुरलिस्ट इवोल्यूशन वाले जो है प्राकृतिक क्रमिक विकासवादियों से, और इंग्लैंड में जब पहुंचा वहां के जो प्रकृतिवादियों के विचारों से, सारी बातों को देखते समय एक चीज समझ में आता है कि वो निर्माता को बाजू रखते हैं। निर्माता मीन्स क्रिएटर एक पर्सनल गॉड नहीं है। इवन स्टीफन हॉकिंग, अभी का एक व्यक्ति है स्टीफन हॉकिंग, कहता है ही बिलीव्ड इन गॉड, परमेश्वर के बारे में उनको विश्वास है, परंतु कौन सा गॉड, वो प्रकृति को ही परमेश्वर करके कहता है। इसके बारे में डीपली अपन पढ़ेंगे। तो ये वाक्य को ध्यान में रखिए। डार्विनवाद आखिरी में क्या आपको बताता है? क्रिएशन विदाउट अ क्रिएटर, एक निर्माता के बिना निर्मिति, एक निर्माता के बिना निर्मिति। ओके, तो यहां पर हम इस आज के क्लास को समाप्त करेंगे। कल हम लोग इस बात को और आगे विस्तार करेंगे। प्रार्थना करेंगे।